जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आपका वेलकम है आपके सबसे प्यारे चैनल न्यू लाइफ प्रयास। ठीक है, जो सिंह सर के सुपरविजन में सिर्फ इस प्रयास के लिए बनाया गया था कि आप जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज पहुंचे, बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। और हमारे रिस्पेक्टेड सिंह सर का एक ही मिशन है, ठीक है, 42 सालों से, और बहुत फ्रूटफुल मिशन है आपके लिए भी कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और इसी मिशन के तहत लगातार न्यू लाइट की प्रयास टीम आपके लिए प्रयासरत है। और उसी कड़ी में आपने आज एससीईआरटी का पेपर दिया होगा और बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा आपका, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। y इक्वल टू 5 sin 2t प्लस पाई बाई 4। अब यहां से अगर मैं कंपेयर कर दूं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से स्टैंडर्ड अगर मैं देखूं तो a की वैल्यू अपने पास आ गई 5, ओमेगा की वैल्यू आ गई 2। अपना काम इतने से ही चल जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम एक्सेलेरेशन इन एसएचएम, ठीक है, एक्सेलेरेशन चाहिए अपने को, वो भी कैसा, मैक्सिमम। तो इसका हमें फार्मूला पता है, ए ओमेगा स्क्वायर, ए की वैल्यू 5, उसके बाद 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 इंटू 4, ये आ गया 20। अब एक्सेलेरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहला आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम स्पीड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज वी नॉट। मैक्सिमम स्पीड आपको दे रखा है वी नॉट, यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो वी मैक्स दैट इक्वल टू वी नॉट, ये बराबर एक्चुअली होता है ए ओमेगा के। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इक्वल टू 3/2। अब देखो, एक साइन की वैल्यू होगी तो अगली कॉस की होगी। आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन चलिए आप लोगों को, ठीक है, शुरू से बता देता हूं मैं, क्योंकि यहां पे हम लिख सकते हैं वी इक्वल टू ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, बात हो रही है मैक्सिमम वेलोसिटी की, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3/2 वी नॉट। भाई स्पीड तो दे रखी है, ये होगा वी नॉट, ये बराबर किसके, ओमेगा। अब यहां पे होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान दीजिए, तो √3/2 तो होगा ही होगा, लेकिन वी नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए ओमेगा, ये बराबर हो जाएगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा से ओमेगा कैंसल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये आ जाएगा √3/2 ए दैट इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 ए स्क्वायर दैट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर की तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा रूट में 3/2 ए। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये एक्चुअली एक्स की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ये प्लस माइनस में आएगा। तो ये आपकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3/4 ए स्क्वायर, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस a/2। तो ये तीसरा ऑप्शन हो गया, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर है तो सीधी बात है कि 2 रूट पॉसिबल होंगे, एक्स की 2 वैल्यू होगी, एक्स की पावर 3 कहीं लिखा हो तो उसकी 3 वैल्यू होगी। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ गिवन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या मजेदार क्वेश्चन है बच्चे, मजेदार मतलब ये आपका दिन बना देने वाला क्वेश्चन है। अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को इस तरीके से पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि इधर की तरफ आपका साइन, इधर की तरफ कॉस, इधर की तरफ माइनस साइन, इधर की तरफ माइनस कॉस। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, बिना किसी कैलकुलेशन के बहुत सिंपल वे में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। अब देखिए, हमें पता है कि साइन पे वैल्यू कितनी दे रखी है 5, और इस पे कितनी दे रखी है 4। तो रिजल्टेंट जो होगा वो यही कहीं से पास करेगा, करने दीजिए। और रिजल्टेंट की वैल्यू अगर अपने को लिखनी हुई तो आर इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस
4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट में 16 प्लस 25, यहां से वैल्यू आ जाएगी रूट में 41। तो रूट में 41 चौथा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। अच्छा, जब ना आपको समझ में ना आए, एक तरीका बता रहा हूं, ऐसा कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं है, बस समझने के लिए आप समझ लेना, क्योंकि हो सकता है पैरेलल में कंप्रेशन इलांगेशन सोच पाना, टेंशन सेम है, इलांगेशन सेम है या नहीं, ये हमें सोच पाने में दिक्कत होती है। तो उससे ज्यादा बेटर तरीका है ना, आप वही 10th वाला यूज कर दो, 11th वाला, कि सर हमने इसको करंट दे दी, दो भाग में बट गया, मास को आपने करंट दिया, दो भाग में बट गया, सर इधर गया इधर गया। अगर हमने मास को कुछ दिया तो दो जगह दिया तो भाई डिवाइड हो गया, सेम पाथ रहा होता तो सीरीज होता। तो इसका कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल है। ये कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो चीजें बड़ी प्यारी हो जाती हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो गया कि के इफेक्टिव जो आएगा वो के प्लस 2k आएगा, और एक्चुअली कितना आ जाएगा यहां से 3k। क्या गजब का क्वेश्चन था। अब कुछ अलग नहीं करना है, t इक्वल टू हमें पता है 2 पाई रूट में m बाई के इफेक्टिव होता है, और यहां हम रख देंगे इसकी वैल्यू, तो आ गया t इक्वल टू 2 पाई रूट में m बाई 3k। m बाई 3k, तो फोर्थ का ऑप्शन हो गया दूसरा। बहुत प्यारे क्वेश्चन है बच्चे, और हम लोग करेंगे भी इसको आराम से। देखिए, अब ये क्वेश्चन है तो हमें पता है t इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट में L बाई जी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में L। अब इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं t1 अपान t2 दैट इज इक्वल टू रूट में L1 अपान L2। अब क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो गया। t1 बाई t2 जो होगा ये बराबर L1, पहले का L मान लेते हैं, तो दोबारा वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कितना बढ़ना है, 16 टाइम्स, यानी 16L। L से L कैंसिल हो गया, ये 1 बाई 16 आ गया, तो यहां से t1 बाई t2 आ गया आपका 1 बाई 4, तो यहां से t2 इक्वल टू आ गया 4t1, यानी कितना 4 टाइम्स। बहुत प्यारे क्वेश्चन है बच्चे, और पूरे क्वेश्चन पीवाईक्यू को मॉडिफाई किए गए, इसलिए मजा भी रहता है। देखो, पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी बताइए, तो देखो हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि मीन, देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, ये श्योर है, लेकिन मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो भले सेम रहे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है रेफरेंस पे। अगर आपने रेफरेंस बदला तो पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि जब हम मेन पोजीशन की बात करेंगे तो वहां पे टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी भाई, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ये कहां की बात हो रही है सर, मीन पोजीशन की। फिर आगे बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे कितना है, 5 जूल, काइनेटिक मीन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 6 जूल। तो देखिए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहे कि कौन सा, अब मीन पोजीशन पे अगर हम देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम भी ये होती है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कौन सी, एवरेज। तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू 6, यानी कितना आ गया 12 जूल। अब क्वेश्चन में हम लोगों को सारी डेटा दे रखा गया है, तो कुछ नया नहीं करना है, सिंपल एडिशन है, जोड़ देंगे। तो हम लोग लिखेंगे सर टोटल एनर्जी, ये तो अब बहुत सिंपल हो गई सर, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम अपने पास 5 जूल है, प्लस सर ये 12 जूल है, यहां से आ गया 17 जूल। क्या गजब का क्वेश्चन है सर, बहुत सिंपल तरीके से करना चाहते थे हम लोग, कर सकते थे। यहां से हो गया 6 का 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ गिवन सिस्टम, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। इस पे देखो, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये खेल है रिड्यूस्ड मास का। किसका है, रिड्यूस्ड मास का है। आपने इसका कॉन्सेप्ट बड़े प्यार से पढ़ा होगा बच्चे। न्यू इक्वल टू हमेशा हम क्या लिखते हैं, m1 m2 अपान m1 प्लस m2। अच्छा, पर्टिकुलर अब इस केस की बात कर रहे हैं भाई, तो न्यू कितना हो जाएगा, m इंटू एम अपान m प्लस m, ये आ जाएगा m स्क्वायर बाई 2m, ये कैंसल होगा तो यहां से न्यू आ जाएगा आपका m बाई 2।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत प्यारा है और बहुत शानदार तरीके से करेंगे भी हम लोग। अब देखिए हमारे पास कुछ अलग नहीं रह गया है। t इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रूट में m/2k। 2 को अंदर ले लीजिए, t इक्वल टू पाई बाहर रहेगा, 2 अंदर जाएगा तो रूट के अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि पता है 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो हम, रूट में 4, तो 4m/2k कैंसल होगा 2 से 2, तो t इक्वल टू आ जाएगा पाई रूट में 2m/k। चौथा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए स्प्रिंग वॉज सोच करेक्ट टाइम ड्यूरिंग फ्री फॉल मोशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा, स्प्रिंग में अगर आप देखिए ना तो t इक्वल टू ऐसे होता है 2 पाई रूट में m/k। सर यहां तो कोई सवाल ही नहीं है g का, g इफेक्टिव का, तो पहला असर्शन सही है। G हैज नॉट इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, क्योंकि भाई अगर वो फ्री फॉल कर रहा है तो G इफेक्टिव हम कंसीडर करेंगे, लेकिन सर यहां तो G का कोई रोल ही नहीं है, यानी सर असर्शन भी सही और रीजन भी सही। और अगर हम देखें तो स्प्रिंग वाश जो होता है वो करेक्ट टाइम सिर्फ इसलिए दिखा पाता है क्योंकि स्प्रिंग वाश सिस्टम में कभी भी G का इफेक्ट नहीं होता, यानी ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन एक्सेलरेशन इज मिनिमम। बहुत प्यारी चीज है बच्चे, जो हम लोग कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और इसे प्यार से हम लोग समझेंगे भी। देखिए आपको पता है, एक बात समझ लेना कि हम ये सोचते हैं एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया तो वेलोसिटी, बॉडी रुक गई, नहीं, एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकती है और उसे हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या नाम देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट आपने कई बार पढ़ा होगा। लेकिन प्रभु ये ध्यान देना कि अगर एक्सेलरेशन भी 0 हो गया, वेलोसिटी भी 0 हो गई, तो उस समय हम कहते हैं सर डेड एंड है, डेड स्टॉप। क्या हो गया, डेड स्टॉप, ये वर्ड यूज करते हैं। अब देखिए वो कहा जा रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है जब एक्सेलरेशन क्या होता है, मिनिमम होता है। तो आप ही देखिए सर कि वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम कहां होती है, मीन पोजीशन पे। वेलोसिटी मैक्सिमम कहां, एट मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। तो जी यहां सर सही है, पहला असर्शन सही है। फिर आगे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी डिफर इन फेज बाई π/2। तो अब यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो हाँ, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी डिफर करती है। इसको मैं थोड़ा सा एक स्लाइड लेके समझा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जनरल वे में हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, इधर अपना वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इधर डिस्प्लेसमेंट। अब इधर अपना प्यारा सा डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इधर की तरफ अपनी क्या है, वेलोसिटी है। ये ग्राफ आप पढ़ चुके होंगे तो यहां मैं उसको समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। ये एंगल कितना हो गया, 90। तो इसका मतलब कि अगर हम फेज डिफरेंस देखें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो ये कितना आ रहा है, π/2। तो सर ये भी रीजन सही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी π/2 से डिफर करते हैं। इसके लिए ठीक है, वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम हो जाए, एक्सेलरेशन मिनिमम हो जाए। जी नहीं सर, जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो उस समय, जैसे आप समझिए कि सबसे ज्यादा स्पीड अगर बाइक चला रहे हैं हम, तो क्लच ले ले तो इंजन फ्री हो जाता है। अब वो एक्सेलरेट नहीं होगा, एक्सेलरेशन देने पे एक्सेलरेट नहीं करेगा, थ्रॉटल नहीं लेगा, तो फिर क्या होगा कि अब वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई थी। वही चीज यहां पे भी है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम। तो यहां से हमारा असर्शन और रीजन तो सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये देखिए इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। A mass is suspended from a weightless spring and it has time period t. The spring is now connected in divided in 4 equal parts. या अब देखो 4 पार्ट में आपने बांट दिया है। तो अगर कोई एक स्प्रिंग थी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, k था। अगर हमने इसको 4 पार्ट में बांट दिया है तो अब इसका k बदल गया होगा, ये हो गया होगा, हर एक का कितना हो गया होगा, 4k 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 और 4k। क्योंकि वापस जब हम इसे सीरीज में जोड़ेंगे तो फिर k ही मिल जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि नया टाइम पीरियड कितना होगा। सिंपल सी थिंकिंग है,
T इक्वल टू स्प्रिंग और मास सिस्टम है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई रूट में m बाई के। अब दूसरी बार अपने को लिखना हुआ तो T डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट में m बाई के डैश की जगह हम क्या लिखेंगे 4k। इसे थोड़ा सा और सजा के लिख सकते हैं T डैश इक्वल टू 2 पाई रूट में m बाई के इंटू 1/2। यहां से T डैश की वैल्यू कितनी आ गई T, तो ये T डैश इक्वल टू आ गया 2T, सॉरी T डैश इक्वल टू T/2 और या तो हम लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं T इक्वल टू 2T डैश। तो अब देखो T डैश ही पूछा है हमसे तो कितना वैल्यू हो जाएगा T/2, तो ऑप्शन दूसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं, ये थोड़ा सा इस पे हम लोग ध्यान देंगे। टू पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम टाइम पीरियड t क्रॉस ईच अदर एट x इक्वल टू √3a/2 फाइंड देयर फेज डिफरेंस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आराम से समझते भी हैं हम लोग इसको। क्वेश्चन प्यारा है, प्यार से करिएगा। हाँ, क्वेश्चन की पूरी रिस्पेक्ट की जाएगी, उसको पूरा सम्मान दिया जाएगा और बहुत आसानी से किया जाएगा। सर क्वेश्चन को एंजॉय करते हुए किया जाएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट अब दिया है वो बातें हो जाती है। देखिए अब वो चला कितना है, हमें पता है कि साइन डेल्टा अगर अपने को निकालना हो तो ये हमेशा x/a होता है। हाँ, तो देखिए x/a ले लेते हैं, कैपिटल A लिया गया है तो वही ले लेते हैं। ये आपको दे रखा है रूट में 3/2 a/a, ये कटेगा रूट में 3/2 यानी डेल्टा आ गया 60 डिग्री। तो ये कितना आएगा 60 डिग्री, ये आपका आ गया 60 डिग्री। अब अगर मैं दूसरे की भी बात करूंगा तो दूसरे का भी निकालूंगा तो भाई वो ठीक है, अगर हम देखेंगे तो वो भी ठीक है। पहले का फेज जो आएगा φ1 वो आ गया 60 डिग्री, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे का भी अगर अपने को निकालना हुआ तो अब ये हमें पता है कि अगर ये हम निकालने की कोशिश करेंगे तो यहां पे ये दोबारा जो है वो क्रॉस कर रहा है x इक्वल टू 3√a/2 पे, तो यहां से भी कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा 60 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का अगर हम फेज डिफरेंस देखें, यहां से 60 बनेगा लेकिन अगर टोटल देखोगे तो 120 बन जाएगा। तो यहां पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं सर कि यहां पे ये जो हमें दिख रहा है वो कितना है 60 डिग्री। तो डेल्टा फाई कितना है 60 डिग्री। या अगर आपकी बहुत इच्छा है तो आप ये लिख सकते हो कि सर डेल्टा φ2 जो है वो 120 डिग्री है। तो यहां से सर मैं डेल्टा फाई इक्वल टू लिख सकता हूं 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और PYQ मॉडिफाई भी किया गया था बच्चे। Distance traveled by particle in simple harmonic motion when its phase changes from π/6 to 5π/6। अब देखिए पहला का फेज आपको φ1 दे रखा है कितना π/6, दूसरा फाई दे रखा है हमें 5π/6। अब देखो यहां पे थोड़ा सा सोचना है आपको और कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट हो सकता था आपसे कि π/6 एंगल हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, यानी टाइम अगर हम देखेंगे तो टाइम के लिए हमें पता है कि 2π पे कितना टाइम मिलता है t, तो t इक्वल t पे हमें कितना मिलेगा t/2 पे पाई मिलेगा। तो π/6 यानी टाइम कितना t/12 और t/12 का मतलब ये कहां होगा a/2 पे होगा। देखिए अब सिंपल सा है कि अगर यहां से हम लोग सोचेंगे तो ये ठीक है, टाइम जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है t/12 यानी ये x इक्वल टू कहां होगा a/2 पे। भाई टाइम t/12 मिल रहा है तो हमें पता है कि कहां तक जाने में t/12 टाइम लगता है, ठीक है, हाथ तक जाने में। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा सिंपली करते हैं इस चीज को। ये देखिए इधर ये a/2, इधर भी आया a/2, तो इस दौरान ये डिस्टेंस कितनी कवर किया होगा, इधर का a/2 और इधर का भी a/2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल था बस।
अब थोड़ा सा लॉजिकल था, उतना लॉजिक तो हम लोग लगा ही सकते हैं। 4v² इक्वल टू दिया है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एम्पलीट्यूड निकालना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं v² इक्वल टू 25/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ऐसा लिख पाना हम लोगों के लिए बड़ा आसान है। अब इसे चाहे तो 1/4 को कॉमन, या इसे देखिए ऐसे भी लिख सकते थे 1/4, 25 को लिख सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहां से ये आ जाएगा तो v इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब 5 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखना है हमें, तो ये 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रूट में ऐसे लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। और हमें ये भी पता है कि v इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर हम ओमेगा, पूछा क्या गया हमसे एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड हम कंपेयर कर देंगे तो एम्पलीट्यूड हमारा कितना आ जा रहा है 5, a की वैल्यू 5 आ रही है, ओमेगा आ जा रहा है 1/2 आ जा रहा है। तो चलिए देखिए हमसे a ही पूछा गया है तो ये कितना आ गया 5। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द गिवन सिंपल पेंडुलम। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी सदियों में मिलता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन से मुलाकात होती है। अब देखिए अगर हम देखें तो ये 3l/4 है, तो ये पेंडुलम यहां से तो चलेगा, ये चलेगा यहां तक ये आएगा, लेकिन इसके जब आगे जाना होगा तो ये सिर्फ कितना जा पाएगा l/4, आगे कितना जा पाएगा l/4। अच्छा देखो ये यहां से चलेगा, यहां आएगा फिर ऐसे जाएगा, और ये वाला हिस्सा आगे जाएगा फिर ऐसे जाएगा। तो टाइम पीरियड अगर हम ध्यान से देखें तो t इक्वल टू हम लोग आधा टाइम पीरियड दोनों का लिखना पड़ेगा, तो आधा टाइम पीरियड मतलब 2 पाई, या इसको चलिए थोड़ा सा जगह लेके कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। t इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 पाई रूट में l/g प्लस ये इतना पूरा चलेगा l लेंथ, लेकिन आगे चल के 2 पाई फिर कितना चलेगा l/4g। लेकिन ये दोनों ही कितना चलेंगे, हाफ चलेंगे। तो यानी यहां से अगर मैं कैंसल आउट करना चाहूं तो देखिए ये कॉमन लेके कट करेंगे, आप मेरी तरह डायरेक्ट कट नहीं कर देंगे। तो t इक्वल टू यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई रूट में l/g प्लस, अब यहां पे 1/2 को कॉमन ले लो तो 1/2 पाई रूट में l/g, तो यहां से आ जाएगा 3 पाई/2 रूट में l/g। पहला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटर व्हेन पार्टिकल इज हाफ वे ऑफ इट्स इन पॉइंट। देखिए ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए तो ये जानना कि हाफ वे पे, आपसे इतना ही जरूरी होता है कि हाफ वे पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 1e/4 होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 3e/4 होती है। और अगर x इक्वल टू प्लस माइनस a/√2 लिखा है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी के। अगर आप मेडिकल का पेपर देने जा रहे हैं तो इतना डेटा तो करते करते क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। सर नहीं छपा है, नहीं पढ़े हैं, सिंपल वे से करके दिखाइए। आइए सर देखते हैं, उसका भी तरीका हम लोगों के पास है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर, अब यही सोचना है एक्स स्क्वायर। और देखो हमें पता है x इक्वल टू कितना दे रखा है a/2, सोच लीजिए सर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर, फिर हम क्या लिखेंगे a/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटू 1/4। ये वैल्यू है हमारी एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया E/4। सर कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप इतनी बार कैलकुलेशन करिए कि दिमाग में डेटा सेट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स ऑन, क्या प्यारा सा क्वेश्चन है। अब टोटल एनर्जी हमें तो पता है कि सर टोटल एनर्जी यही होती है हाफ m
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सर अभी इसके पहले ही स्लाइड पे लिखा था, तो भाई वो देखिए, अगर वो टाइम पीरियड की बात कर दिया है तो हमें सर किसी ने कभी बताया था कि ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2π/t। सर ऐसा लिख सकते हैं? जी हाँ, एकदम लिखा जा सकता है, या ओमेगा इक्वल टू 2πf भी लिख सकते हो, वो देखना पड़ेगा। ओमेगा इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, 2πf। देखना है कि किस तरीके से यूज किया जाता है। चलिए प्रभु, E इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर यानी 4π² अपान टी स्क्वायर ए स्क्वायर। यहां से हम लोगों को पता चल गया कि ये डिपेंड किस पे करेगा। 16 अगर हम ध्यान से देखें तो ये डिपेंड कर रहा है, पहला भाई एक एम्पलीट्यूड पे, दूसरा टाइम पे। तो क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड प्लस टाइम पीरियड। टी टाइम नहीं है, टाइम पीरियड है। क्या प्यारा सा सवाल था सर, दिल खुश कर गया। सर फर्स्ट ऑप्शन था, आपने बताया नहीं, इसके पहले फर्स्ट लगा दिया था कि नहीं, यहां लगा दिया था। चलिए, if a simple pendulum of length L has maximum angular displacement theta, its maximum velocity of the bob each। अब ये प्यारा सा क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा से प्यार से हम लोग करेंगे। देखिए, कभी कभी कुछ क्वेश्चन को करने के लिए स्मूथनेस भी चाहिए हमारे दिमाग को, थोड़ा सा दिमाग को हम सोचने के लिए भी मजबूर करेंगे कि भाई हमारा दिमाग है, सोचो, और सोचना भी जरूरी है। अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए खेलकूद से। ये पहले यहां पे बेचारा पेंडुलम था, आपसे देखा नहीं गया, इसको लेके चले आया। असल में ये चल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कह रहा है कि भाई मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, मतलब मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा। अब देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आपको कुछ अलग नहीं सोचना है। अपने को पता है कि ये लेंथ L है, ठीक है, तो L से सटा हुआ क्या होगा, L cos थीटा। लेकिन ये यहां से यहां तक होगा सर, दूर वाला क्या होगा, L sin थीटा होगा। सर ये डिस्टेंस जो ऊपर की तरफ गया है वो क्या होगा सर, ये होगा L माइनस L cos थीटा। प्रभु इसे लिखा जा सकता है L1 माइनस cos थीटा, और ये एक्चुअली क्या है, हाइट है। सर इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए इतने प्यारे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। अब सर हमें पता है कि यहां पे क्वेश्चन ये था कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉब, बॉब की वेलोसिटी यहां पे क्या हो, यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, और एक्चुअली होगी 0। और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगा मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सर क्या गजब का सवाल है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सर हम लोग डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो वास्तव में यहां भाई से यहां आ रही है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि सर ये mgh के फॉर्म में होगी। भाई वही तो लिखेंगे, mgL1 माइनस cos थीटा, क्योंकि सर यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही आके बदल के यहां पे क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। सर इतना तो हमको पता है, जितना पोटेंशियल, अब यहां पे जितना पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअसली, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज होगी, यहां से पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज होगी, काइनेटिक में। तो सर इतना लिख सकते हैं। अब देखिए सर हमें फार्मूला पता है, फार्मूला रखते हैं सर, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। हाफ mv स्क्वायर दैट इक्वल टू mgL1 माइनस cos थीटा। सर अब टिग्नोमेट्री की थोड़ी सी बेसिक जरूरत पड़ेगी। m से m कैंसिल हो गया, 2 को उधर लेके जाएंगे, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू 2gL1 माइनस cos थीटा। और प्रभु 1 माइनस cos थीटा को अगर लिखना हुआ तो हमें पता है कि 1 माइनस cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2gL। अब यहां पे v स्क्वायर की बात हो रही है, 2gL यहां पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है कि यहां पे एक चीज और आएगी 2, ये, क्योंकि हमें पता है कि 1 माइनस cos 2 थीटा जो होता है वो बराबर किसके होता है, 2 साइन
स्क्वायर थीटा के, तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है तब तो हम क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, आत्मा दुखी मत करिएगा। अब सर यहां से मैं लिखना चाहूं तो v इक्वल टू सारी चीजें रूट में जाएंगी तो रूट में जाने दीजिए। ये आगे कितना रहा है, v इक्वल टू रूट में 4gl साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सर अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में लिखते हैं हम लोग, तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू 2 रूट में gl साइन थीटा बाई 2। देखते हैं ऐसा कोई आंसर है कि नहीं। 2 रूट में gl साइन थीटा बाई 2। सर हाँ दूसरा आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Two particles P and Q started from the origin and execute simple harmonic motion along x-axis with amplitude and with time period 3 and 6 seconds. The velocity of P and Q when they meet. देखिए हम लोगों को एक चीज पता है यहां से कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। करने के इसको कई तरीके हैं, लेकिन वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा हम लिख सकते हैं, यानी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t लिखा जा सकता है। टाइम पीरियड की बात हो रही है तो यहां से वेलोसिटी हमें मिली तो v1/v2 अगर अपने को लिखना हुआ तो ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है t2/t1। t2 अगर हम ध्यान से देखें तो 6/3 है, ये 2/1 आ जाएगा। और भी मेथड है बच्चे करने के लिए इस क्वेश्चन को, लेकिन मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता, हम लोग अपने टाइम को बचाने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये बोल के रखा है कि सर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन सर ये बोल के रखा है कि सर ये तो अल्फा है और ये बराबर है आपको पता है ए ओमेगा स्क्वायर के। सर मैक्सिमम वेलोसिटी भी बोल के रखा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, बीटा है, और ये बराबर किसके है, वो ए ओमेगा के है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एम्पलीट्यूड बताइए, तो डिवाइड कर दीजिए अल्फा बाई बीटा दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा इंटू ओमेगा अपान। अच्छा नहीं, आपको एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। हम थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे हम लोग ठीक है ओमेगा निकाल देंगे। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि अब देखिए यहां पे हम चाहें तो बीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से हम चाहें तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ए इंटू ए ओमेगा का स्क्वायर। तो यहां से बीटा स्क्वायर जो होगा वो आ जाएगा ए इंटू मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, और मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, अल्फा, और हमें ए निकालना है तो ए इक्वल टू आ जाएगा बीटा स्क्वायर अपान अल्फा। तो इस तरीके से 19 का आंसर पहला हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एक्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम व्हेन एक्स इक्वल टू 0। देखिए कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी जब व्हेन एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0। अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होगी, मीन पोजीशन पे, और हमें यह भी पता है कि मीन पोजीशन पे एक्स इक्वल टू होता है 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, क्या ही क्वेश्चन है यार, आपको तो पता है ये सारी चीजें। सर ये वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सेलरेशन सर सबको दिखा दिया आपने। सर ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपकी वेलोसिटी है, और ये आपका एक्सेलरेशन है। अब यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो ये π/2। हाँ भाई इसे π/2 लिख सकते हैं, आत्मा दुखी नहीं करते हैं, π/2 दूसरा ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड एनी डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखो हमें पता है कि ठीक है वेलोसिटी का फार्मूला होता है ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से मैं पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखना भी, काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूं तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है
हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं हाफ एम वी की जगह ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से हमें पोटेंशियल एनर्जी भी पता होती है कि ये कितनी आती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सर ऐसा कोई फार्मूला है? देखिए पहले काइनेटिक एनर्जी की बात हुई है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दो दिख रहे हैं। अब थोड़ा सा देखिए ध्यान से, तो तीसरा होगा, ये ऑप्शन गलत है, 22 का थर्ड होगा। आगे देखते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। टोटल एनर्जी की बात किया है तो E इक्वल टू अपने पास है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सर खत्म कहानी, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ज्यादा सोचोगे तो फंस जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, और फंसना मना है। फॉर अ सिंपल पेंडुलम द ग्राफ बिटवीन, क्या ही लाजवाब क्वेश्चन है। 2 पाई रूट में L बाई जी, सर कभी पढ़े रखा था ये सब? हाँ सर जरूरी भी है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई L बाई जी। तो यहां से टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, L। और हमें पता है कि अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर आ रहा है या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या बनेगा, पैराबोला। क्या बनेगा, पैराबोला। इस तरीके से 24 का आंसर हो जाएगा दूसरा। और बहुत सिंपल सा ग्राफ है, अगर आप ग्राफ ड्रा करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्रांसवर्स वेव ऑफ मोशन पार्टिकल द वेव डायरेक्शन, क्या गजब का क्वेश्चन है। ट्रांसवर्स का मतलब ये होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब एलॉन्ग। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब एलॉन्ग। तो सर ट्रांसवर्स तो हम लोग करते रहते हैं ना बायो में, तो सर वहां पे तो बोला जाता है 90 डिग्री, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब एलॉन्ग, तो परपेंडिकुलर टू। सर हो गया, क्या लॉजिक था। द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज मेजर ऑफ, देखो हमें पता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है वेव का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो मेजरमेंट किसका होता है, इंटेंसिटी का। वेव है वेलोसिटी, और ये दे रखा है तो यहां पे हमें पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू, हमें पता है एक फार्मूला, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, हाँ सर ये फार्मूला हमने कभी पढ़ा था। सर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अपने को निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लैम्डा अपान वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी अपान लैम्डा। तो वेलोसिटी अपान लैम्डा, सर वेलोसिटी दे रखी है 340/10। सर ये स्पीड कटी आ गई 34 हर्ट्ज। सर 34 हर्ट्ज, तो 27 का कौन सा आंसर, फोर्थ। ये मत कर देना सर मीटर पर सेकेंड, यूनिट गलत है। 28 द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स क्रिएट, क्या गजब का क्वेश्चन है कि सुपरपोजिशन जो होती है वो क्या काज करती है, इंटरफेरेंस। ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। द फेनोमेना दैट अकर द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स वाइब्रेशन ऑन ऑब्जेक्ट मैचेस द, देखिए जब भी फोर्स वाइब्रेशन जो है वो किसके साथ मैच कर जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, सर उस फेनोमेना को रेजोनेंस बोलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम एन ऑर्गन पाइप एंड बोथ एंड आर, ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम इसमें देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो भी प्रोड्यूस होगी ऑर्गन पाइप के द्वारा, उसमें इवन हार्मोनिक्स भी होगा एंड ऑड। हमें पता है कि दोनों तरीके की हार्मोनिक्स जो होती है वो ऑर्गन पाइप से निकलती है। इस तरीके से हमारा आंसर पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। A closed organ pipe closed at one end is excited to support the third overtone, ये बात ध्यान रखना कि ओवरटोन कौन सा है, थर्ड है। अगर ओवरटोन थर्ड है, इसका सीधा मतलब यह है बच्चे कि वहां पे फोर नोड मिलेंगे और 4 एंटी नोड। ये थर्ड ओवरटोन का मतलब यहां पे 4 नोड मिलेंगे प्लस 4 एंटी नोड। ये बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है बच्चे, इस नाते मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये अपने पीवाईक्यू में पढ़ाई होगा। अब देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप हैव देयर फर्स्ट
ओवरटोन आइडेंटिकल इन फ्रीक्वेंसी, कि वो फ्रीक्वेंसी में क्या है, आइडेंटिकल है। अब क्लोज्ड की बात करोगे 3/4 लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, v बाई लेंथ। शुरुआत में लेंथ क्लोज्ड की, अब यहां पे ये अभी हम लोगों ने क्लोज्ड पाइप की बात की, अब हम लोग ओपन पाइप की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 2v/2l ओपन। ये LC क्लोज की बात कर रहा है और ये किसकी बात कर रहा है, ओपन की बात कर रहा है। तो यहां से देखो v से v कटेगा सारी चीजें, तो 3/4 LC दैट इज इक्वल टू 1/L0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो L0/LC ये बराबर कितना आ जाएगा, इधर लेके गए तो 4/3 तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो L क्लोज/L ओपन आ जाएगा 3/4। मैं फार्मूले पता है मुझे बच्चे कि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो फार्मूला बताया गया होगा, इस नाते मैं बहुत ज्यादा इस पे टाइम नहीं दे रहा हूं। विथ प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू ए मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड इज। अगर कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसकी बात कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि वहां पे किसका ट्रांसफर होगा, एनर्जी का, मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। 33 आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो इसको करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, वो तरीका हम लोग फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि हमें पता है डेल्टा φ/2π ये बराबर किसके होता है, डेल्टा x/λ। अपने को डेल्टा फाई चाहिए तो डेल्टा फाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा x/λ इंटू 2π। अब देखिए कैसा खूबसूरत बना के लिखा गया होगा, 2π/λ डेल्टा x, इसी तरीके से सुंदर बना के लिखा गया है। तो 34 का आंसर हो गया 1। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। साउंड वेव ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। साउंड ट्रेवल जो करेगी वैक्यूम में लगभग 0 होगा, साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा। जब हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो होती है वेलोसिटी वो गैस, ठीक है, गैस में मत लिखना, वो सॉलिड में होती है, फिर कहां, लिक्विड में, फिर गैस में, फिर लगभग ये सबसे कम वेलोसिटी वैक्यूम में होती है और ये हो जाती है लगभग 0। तो इस तरीके से हमारा सबसे ज्यादा स्पीड कहां मिलेगा, सॉलिड। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का पेपर बहुत ही मॉडरेट लेवल का था, एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पेपर था, तो आपने एंजॉय किया होगा बच्चे। और क्वेश्चन नंबर 36 से आपके फेवरेट सर अनय सर डिस्कशन कराएंगे और आप, मैं होप करूंगा वो बहुत अच्छे टीचर हैं तो आप बहुत एंजॉय करोगे उनका। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे CRT 31 का पेपर, जिसमें कि 1 to 35 क्वेश्चन हमारे साथ शुभम सर ने डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ 36 to 50 क्वेश्चन, मतलब कि 15 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये 11th का हमारा आखिरी टॉपिक है, इसी के साथ आपके 11th की NCERT खत्म होती है। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी चैप्टर वाइज टेस्ट आप 11th के दे चुके हैं। अब हमारे पास इसी के साथ शुरू हो जाएंगे क्या, 12th के चैप्टर वाइज टेस्ट NCERT से। तो ये है टॉपिक ऑसिलेशंस एंड वेव मोशन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस 0.57 मीटर। उसके बाद दिया हुआ है y2 a cos ओमेगा t प्लस kx, ठीक, मीटर, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। x मीटर में दे रखा है और t सेकेंड में दे रखा है हमें, और पूछ रहा है कि फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज, फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज कितना होगा। देखो अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये जो फाई होता है हमारा फेज बता रहा होता है। इसी तरीके से देखो ओमेगा टी प्लस के एक्स, और ये जो हमारा है ये हमारे यहाँ पे फाई दिया हुआ है, यहाँ पे फाई हमें नहीं दिया हुआ है। बट देखो ये साइन की इक्वेशन है, ये कॉस की इक्वेशन है, और साइन और कॉस के बीच में जो अंदर आता है फेज का, वो आता है पाई बाय
2 का कितना आता है पाई बाय 2 का। तो सेकेंड इक्वेशन को हम यहाँ पे और कैसे लिख सकते हैं, देखो a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाय 2, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब सुनो, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाय 2। अब यहाँ पे हमें फेज डिफरेंस निकालना है डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, y2 माइनस y1 का, तो पाई बाय 2 माइनस 0.57। और मजे की बात मैं बता दूं कि पाई बाय 2 की जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली होती है 1.57 के। तो अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुट कर दो, 1.57 माइनस 0.57 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1.00 रेडियन। यूनिट क्या होगी, रेडियन। तो 1 रेडियन का यहाँ पे फेज डिफरेंस आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है न्यूटन assumed that sound propagation in a gas takes under। देखो भाई, न्यूटन साहब आए थे, पहले उन्होंने बताया कि जब साउंड का प्रोपोगेशन होता है गैसियस मीडियम में तो क्या होता है, साउंड का प्रोपोगेशन गैसियस मीडियम में न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग था आइसोथर्मल कंडीशन में। मतलब कि वो जब उन्होंने बताया था कि साउंड का कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस जब होते हैं तो जो गैस का टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है, दैट मींस आइसोथर्मल कंडीशन रहती है। मगर ये थ्योरी पूरी सही नहीं थी, तो उसमें लाप्लास साहब आए। लाप्लास साहब जब आए तो उन्होंने क्या बताया, लाप्लास साहब ने क्या बताया कि जो साउंड का प्रोपोगेशन है गैसियस मीडियम में वो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक कंडीशन में। मतलब कि कोई भी हीट का लॉस इस दौरान साउंड के प्रोपोगेशन के दौरान नहीं होता है। तो दैट मींस न्यूटन के अकॉर्डिंग पूछा है तो आइसोथर्मल होता, लाप्लास के हिसाब से पूछता तो वो एडियाबैटिक होता। ठीक, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, y1 is equal to 10 sin pi by 4 12t plus 1 and y2 is equal to 5 sin 3 pi t plus root 3 cos 3 pi by t, cos 3 pi t। ये इक्वेशन दे रखी हैं। अब सुनो, इन इक्वेशंस को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड ऑफ टू मोशंस इज, टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है। टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, t इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो हमें दोनों से ओमेगा की वैल्यू चाहिए होगी। चलो ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं। पहले इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने समझने के लिए। 10 साइन पाई बाय 4 का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 से डिवाइड हुआ 12, तो ये 3 पाई टी हो गया प्लस पाई बाय 4 बचा। ठीक, अब नीचे वाली इक्वेशन देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 5। अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को ना थोड़ा सा हम लोग इक्वेशन को क्या करते हैं, एंगल के टर्म्स में लिख लेते हैं। देखो ये क्या आएगा, इनटू 2 हमने कर दिया और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 1/2 हो जाएगा इनटू साइन 3 पाई टी प्लस रूट 3 cos 3 पाई टी रूट 3/2, सॉरी। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, 5 2 10 हो जाएगा। इसको अगर हम एंगल के फॉर्म में लिख लेते हैं 1/2 को, तो ये आ जाएगा हमारा cos पाई बाय 3, कितना आ जाएगा cos पाई बाय 3 और उसके बाद साइन 3 पाई टी, साइन 3 पाई टी प्लस रूट 3/2 कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 इंटू कॉस 3 पाई टी। अब ये इसके अंदर देखना, इसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लगी हुई है जो कि होती है साइन ए प्लस बी की। क्या होती है, साइन ए प्लस बी की होती है। अब सुनो क्या होता है ये, तो ये होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी कॉस ए साइन बी। यहीं पे है साइन ए कॉस बी और कॉस ए
साइन बी। तो ये ए वाले टर्म्स हम लोग अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10 साइन 3 पाई टी, ये ए हो गया, प्लस पाई बाय 3 ये हमारा बी हो गया। ठीक, ये इस तरीके से सिंप्लीफाई होके आ जाएगी। अब सुनो, यहाँ पे ओमेगा कितना है 3 पाई, यहाँ पे ओमेगा कितना है 3 पाई। क्यों, जनरल इक्वेशन आपकी क्या होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखो ना लिखो तो बराबर बात है। तो ओमेगा टी, अब टी के साथ कौन सा टर्म है 3 पाई, टी के साथ कौन सा टर्म है 3 पाई, तो हमारे ओमेगा की वैल्यू दोनों इक्वेशन में क्या आई है 3 पाई आई है। तो अब टाइम पीरियड हमें निकालना है, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा के, तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1, दोनों हमारे पास क्या है 3 पाई अपॉन 3 पाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1:1 के बराबर। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है that the equations of SHM of a particle is d2y upon dt square plus k by 4y is equal to 0 where k is a constant, the time period of motion is। ठीक, ये इक्वेशन दे रखी हुई है हमें SHM की। अगर इसकी जनरलाइज्ड इक्वेशन की मैं बात करूं, जनरलाइज्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ये होती है हमारी जनरल SHM की इक्वेशन। अब देखो इसको कंपेयर कर दो इस इक्वेशन के हिसाब से, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है k बाय 4 है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है k बाय 4। अब सुनो, तो ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा अंडर रूट k बाय 2, ओमेगा क्या आ गया अंडर रूट k बाय 2। अब सुनो क्या पूछा है इसने, टाइम पीरियड, तो t इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय ओमेगा, वैल्यू रख दोगे 2 पाई अपॉन अंडर रूट k बाय 2, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई अपॉन अंडर रूट k, 4 पाई अंडर रूट k। ऑप्शन देखो कौन सा है 4 पाई अंडर रूट k, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर बन रहा है। ठीक, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो जल्दी से। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इन यूनिसन with a vibrating tuning fork of frequency 264 Hz if the velocity of sound in air is 330 meter per second, then the length of air column will be। लेंथ ऑफ एयर कॉलम पूछ रहा है, पाइप की जब लेंथ पूछते हैं तो पाइप की लेंथ जो होती है, लेंथ ऑफ पाइप इक्वल टू होती है क्लोज ऑर्गन पाइप में लैम्डा बाय 4 के बराबर। क्या होती है लैम्डा बाय 4 के बराबर। अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि उसने हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 264, वेलोसिटी हमें दे रखी है कितनी 330 मीटर पर सेकेंड, लेंथ एयर और कॉलम की पूछी है, तो लेंथ निकालने के लिए हमें लैम्डा बाय 4 मतलब वेवलेंथ बाय 4 करना है। वेवलेंथ हमें नहीं दे रखा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के बराबर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम, क्या हमें v पता है f पता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा v बाय f, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 330 अपॉन 264 इज इक्वल टू, ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आता है ये हमारे पास आता है 1.25, हाँ 1.25 मीटर, कितना आ रहा है 1.25 मीटर। अब सुनो लेंथ ऑफ पाइप बतानी थी, तो लेंथ ऑफ पाइप हम यहाँ पे क्या करेंगे 1.25 बाय 4। अब यहाँ पे देखो ये ऐसे कटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.3 से जाएगा 12, तो ये 12 चला गया, फिर 1 से ये 5 जाएगा तो 4 एक कैरी तो 1, और फिर 10 आया तो एक 0 तो 2, और ये 3125 ये आना चाहिए। ठीक, तो ये है हमारा क्या मीटर में, इसको चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 31.25 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे आंसर बन रहा है, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे आंसर बन रहा है। देखो हर एक तरीके का क्वेश्चन आपके साथ हो रहा है इसमें,
ऑसिलेशंस एंड वेव मोशन के साथ साथ जो एनटीए ने सिलेबस दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल स्किल का भी इसमें पार्ट दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंटल स्किल का जो पार्ट दिया हुआ है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी क्वेश्चंस इसमें आपको मिले हुए हैं, दिए गए हैं। तो इतनी मेहनत अगर आपके लिए हो रही है तो हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो और भी ऐसे वीडियोस अच्छे आपको क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं। द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी इक्वल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। वो पॉइंट, वो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना होगा वो बताना है। ठीक है, सुनो, जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी, जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी, ठीक, अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ से शुरू कर रहा है, ये ऐसे गया, फिर वापस आया मीन पोजीशन पे, फिर इधर गया दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वापस आया, ये इसका एक ऑसिलेशन हो गया। ठीक, ये आपकी मीन पोजीशन थी, ये आपकी एक एक्सट्रीम पोजीशन और ये आपकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक, अब सुनो, कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, और कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सुनना, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे मिनिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होती है इज इक्वल टू 0 के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। ठीक, इसी तरीके से इधर भी होगा, मीन और एक्सट्रीम वाली बात जो कर रहा हूँ। ठीक, तो ये बात होती है। अब सुनो, उसने हमसे बोला क्या कि उसने हमसे बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के किसी एक डिस्प्लेसमेंट पे, तो वो x की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ के से हाफ के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर के बराबर, तो x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a बाय रूट 2। अब a यहाँ पे स्मॉल a के टर्म्स में दिया हुआ है, तो a बाय रूट 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर हो गया। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लो। सुनो, क्वेश्चन था क्या, मैंने आपको कुछ और चीजें भी साथ में बता दी हैं ताकि आपके दिमाग में चीजें बसी रहें। हालांकि इजी सी चीज है, पता होगी, फिर भी कई बार यही स्लिप कर जाता है कि कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम और कौन मैक्सिमम और कौन मिनिमम, तो उस चीज को आपको रिवाइज करने में या ध्यान देने में आसानी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम की बात कर रहा है। सेकेंड्स पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 सेकेंड का। सेकेंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 सेकेंड का होता है। ये चीज अपने दिमाग में गांठ बांध के धर ले। ठीक, तो लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम ऑन सरफेस ऑफ मून की सरफेस पे, जहां पे g 1/6 होता है वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमारी g है, तो मून की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है g/6 दे रखी है। तो उसने कहा है कि हमें सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ बतानी है कि कितना होगा। अब पेंडुलम सेकेंड्स पेंडुलम ही है तो वो मून पे होगा और यहाँ पे होगा, दोनों का टाइम पीरियड तो 2 सेकेंड ही आ रहा होगा। तो t इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L/g। अब यहाँ पे हमसे वो क्या कह रहा है, एक अर्थ का दे रखा है और एक मून का दे रखा है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं क्या, सुनो, t अपॉन t अर्थ और t मून पे। ठीक, सेकेंड्स पेंडुलम का दोनों सेम है, 2 और 2 सेकेंड्स का ही होगा। 2 पाई अपॉन 2 पाई ये भी सेम रहेगा, और उसके बाद अंडर रूट लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम ऑन अर्थ अपॉन g अपॉन
लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम ऑन मून अपॉन g/6, क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन कितना है, g/6 है। चल कैलकुलेट करते हैं। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 सेकेंड के बराबर है तो ये भी आपस में कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अब इसको हम इधर लेके जाते हैं, सुनो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लेंथ ऑफ मून अपॉन g/6 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, लेंथ ऑफ अर्थ अपॉन g, और ये कैसा अंडर रूट में दोनों तरफ हम इसको स्क्वायर कर लेंगे, तो लेंथ ऑफ मून, और ये 6 नीचे से ऊपर चला जाएगा, 6 टाइम्स g इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम ऑन अर्थ इनटू अपॉन g से g कैंसिल हो जाएगा। ये लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम ऑन मून इज इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम ऑन अर्थ का 1/6 टाइम्स 1/6 टाइम्स, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? इजी सा क्वेश्चन था। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे, और अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे टिडी। सुनो, द एक्स-टी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन बिलो। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4/3 सेकेंड। t इज इक्वल टू 4/3 सेकेंड पे कहीं हमें बताना है, यहाँ पे कहीं होगा 4/3 सेकेंड, यहाँ पे हमें बताना है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एसएचएम में जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वो होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। क्या होता है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो हमें यहाँ पे ओमेगा भी पता करना पड़ेगा कि ओमेगा कितना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी है, और एक्स मतलब कि 4/3 सेकेंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। तो हमें पहले ओमेगा भी निकालना है और एक्स भी निकालना है। तो चलो इसी के साथ हम बात करते हैं ओमेगा और एक्स की। एक्स और ओमेगा निकालते हैं यहाँ पे। तो पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पे क्या कि ओमेगा कैसे निकलेगा। हमारे पास देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें दे रखा है 1, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर का। साथ ही साथ अगर टाइम पीरियड की बात करें, हमें 4/3 पे पूछा है, तो टोटल टाइम पीरियड हम एक साइकिल का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एक साइकिल का पूरा टाइम पीरियड हमारे पास क्या दे रखा है, 8 सेकेंड का। एक साइकिल का टाइम पीरियड क्या दे रखा है, 8 सेकेंड का। x इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन होती है a साइन ओमेगा टी या a कॉस ओमेगा टी, a कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये इक्वेशन होती है हमारे पास a cos ओमेगा टी प्लस 5। अब ओमेगा हमारे पास क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी। ठीक, यहाँ से हम निकाल लेंगे ओमेगा, तो 2 पाई बाय 8 इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये तो हमारा आ गया ओमेगा, ये हमारा क्या आ गया, ओमेगा। अब सुनो, x इज इक्वल टू, हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे ओमेगा की, क्या एम्पलीट्यूड 1 हो जाएगा, कॉस ओमेगा की जगह पाई बाय 4 इंटू टी प्लस 5 इंटू टी प्लस 5। अब सुनो, ये तो इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या पूछा उसने, हमें उसने पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 4/3 पे कितना हुआ होगा। तो x 4/3 सेकेंड पे कितना हुआ होगा, तो वो देखो cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t, a हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू cos ओमेगा कितना है हमारा पाई बाय 4, और इंटू t कितना है हमारे पास 4/3, t कितना है हमारा 4/3। तो अब सुनो, 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल होने के बाद बचा कितना, पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास हो जाती है कितनी, 1/2। कॉस 60 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/2 के बराबर। अब यहाँ पे देखना, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। x इज इक्वल टू 4/3 पे हमारी जो वैल्यू है वो है 1/2 के बराबर। तो अब सुनो कि ये जो वैल्यू है, फॉर्मूला है एक्सेलरेशन वाला, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x वाला, यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर मतलब पाई बाय 4 का स्क्वायर इंटू एक्स कितना है 1/2 है,
पाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू 1/2, तो माइनस के साथ इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ पाई स्क्वायर बाय 32, माइनस ऑफ पाई स्क्वायर बाय 32। ऑप्शन देखो माइनस ऑफ पाई स्क्वायर बाय 32, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर बन रहा है। धड़ाम से टिक मारो और आगे बढ़ो। बात समझ में आई? ज्यादा लोड नहीं लेने का, तुरंत आंसर बताने का और आगे बढ़ने का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, when a particle oscillates simple harmonically, its potential energy varies periodically if the frequency of oscillation of the particle is n। एक पार्टिकल के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी अगर n है तो हमसे वो पूछ रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन इज, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन का कितना होगा। पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी हमसे वो पूछ रहा है, तो वो बतानी। सुनो, अभी थोड़ी देर पहले हमने पीछे आपके लिए एक फिगर बनाया था और उसमें हमने आपको दिखाया था, क्या दिखाया था कि एक पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है, यहाँ से उसने ऑसिलेट करना शुरू किया, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, वापस आया मेन पोजीशन पे, फिर वो अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर वापस वो आया अपनी मेन पोजीशन पे। ये हो गया उसका पूरा एक ऑसिलेशन। यहाँ पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी आई n, यहाँ जो उसकी फ्रीक्वेंसी आई पार्टिकल की क्या आई n। अब सुनो, इस पूरे ऑसिलेशन के दौरान क्या हुआ होगा? इस पूरे ऑसिलेशन के दौरान हुआ ये होगा, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इसकी हैं वो 2 बार ऑसिलेट करी होंगी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या 2 बार ऑसिलेट करी है, मतलब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इसकी मैक्सिमम थी, यहाँ से जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आया तो काइनेटिक एनर्जी हमारी मिनिमम हो गई। वापस जब यहाँ से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आई होगी तो फिर ये कैसी हो गई होगी, मैक्सिमम हो गई होगी, फिर यहाँ गई होगी तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गई होगी। अब वापस ये यहाँ से यहाँ आई होगी तो वापस से वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई होगी, मैक्सिमम हो गई होगी। तो ये प्रॉपर अगर हम देखें तो ये कितनी बार काइनेटिक एनर्जी कितनी बार 2 बार ऑसिलेट कर गई। इसी जगह पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम होती है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वापस आएगा पार्टिकल तो फिर मिनिमम, फिर यहाँ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और फिर वापस यहाँ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो पूरी एक साइकिल में जब फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी हमारी n थी तो ये पूरा पार्टिकल हमारा 2 बार पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को करेगा। इस वजह से यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर क्या लगा सकते हैं 2n। पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होगा वो कितना होगा 2n होगा। ठीक, ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट इसका, ये तो था इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो उसको भी देख लो। अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो उसको भी देख लो। आओ जरा उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे क्या होती है, अगर हम एक नॉर्मल सी इक्वेशन लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब सुनो, यहाँ पे हम फाई को मेंशन करें ना करें एक ही चीज है, तो यहाँ पे हम इसको और कैसे लिखते हैं, a साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। क्यों, फाई तो हमें फेज डिफरेंस दे रहा है। ठीक, ओमेगा हमारा होता है कितना, ओमेगा होता है हमारा 2 पाई n के बराबर। ओमेगा क्या होता है 2 पाई n के बराबर। ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन बहुत इजी है, थ्योरी में भी समझा दिया है, अब मैथमेटिकली भी इसको दिखा रहे हैं, तो समझने की कोशिश करना। हो सकता है कि बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। तो सुनो, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा था, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर रख देते हैं तो हो जाता है हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या हो जाता है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब सुनो, यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया है, हमें कंपेयर करना है इसको, तो साइन ओमेगा से करना है, साइन ओमेगा टी से करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी cos 2 थीटा।
इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एक मिनट, कॉस 2 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सुनना, अगर हम इसको कॉस के टर्म्स स्क्वायर के टर्म्स से हटाएंगे और लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सुनना, साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है हमारा कॉस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब सुन, यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 ये आ जाएगा। बताओ, अब सुनो, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन आ रहा है ओमेगा के साथ, वो 2 ओमेगा का आ गया। यहाँ पे जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का जो वेरिएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 ओमेगा के बराबर आ रहा है। तो 2 इंटू 2 पाई एन करेंगे तो ये हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 पाई इंटू 2n। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन आ रहा है वो 2n का आ रहा है। कंपेयर करके हम यहाँ पे इस तरीके से इसको बता सकते हैं। क्या बात समझ में आई? आशा करते हैं कि सवाल इजी था, समझ में आया होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे कहाँ? अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, चलो बढ़ते हैं। The kinetic energy of a particle executing SHM will be equal to 1/8 of its potential energy। अभी पीछे क्वेश्चन किया था जहां पे हमने kinetic energy is equal to potential energy बताया था, वो यहाँ पे 1/8 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है। अब निकालना क्या है? When its displacement from mean position is, वो पूछ रहा है कब होगा 1/8, तो वो पोजीशन हमें x यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज को हाफ के से हाफ के कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर बाय 8 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9/8 एक्स स्क्वायर। अब एक्स हमें निकालना था तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ये रेसिप्रोकल में ए इंटू ये ऊपर जाएगा तो 2√2 हो जाएगा अपॉन ये नीचे जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो a 2√2 अपॉन 3 या 2√2 अपॉन 3a, ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ आंसर बन रहा है। ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे आंसर बन रहा है। ठीक, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है, टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। The first wave leads the second by pi, lags the second by pi, leads the second by pi by 2, lags the second by pi by 2। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आपसे कराया था, शायद 36 ही क्वेश्चन था वो। वहां पे हमने बताया था कि a sin ओमेगा टी और a cos ओमेगा टी के बीच में जो डिफरेंस आता है वो हमारा कितना आता है? पाई बाय 2 का आता है। तो y2 से जो y1 इक्वेशन होगी, मतलब सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से लीड कर रही होगी पाई बाय 2 से, और फर्स्ट वेव सेकेंड वेव से लैग कर रही होगी पाई बाय 2 से। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा हमारा हो जाएगा लैग्स द सेकेंड बाय पाई बाय 2, लैग्स द सेकेंड बाय पाई बाय 2। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। टू स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट K1, K2 एंड K2 are connected to a mass m as shown in the given figure. The frequency of oscillation of mass m is f, frequency f दे रखी है। If both K1 and K2 are made 4 times their original values, the frequency of oscillation becomes। frequency का फॉर्मूला हमारे पास होता है is equal to 1/2
2 पाई अंडर रूट के इफेक्टिव बाय एम, अंडर रूट के इफेक्टिव बाय एम। यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है तो सीरीज में के इफेक्टिव हमारा कैसे निकलता है, 1 अपॉन के इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाय के वन प्लस 1 बाय के टू। अब हमसे ये क्या बोल रहा है, हमसे ये बोल रहा है कि जो K1 और K2 हैं वो अपने ओरिजिनल के 4 टाइम्स हो जा रहे हैं। तो जो K इफेक्टिव हमारे यहाँ पे ऐसे आ रहा है अभी, वो आ रहा है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अब अगर हमारा यही 4 टाइम्स बढ़ जाता है, ये वैल्यू 4 टाइम्स इनकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो K इफेक्टिव डैश जो नया K इफेक्टिव बनेगा वो हमारा 4 टाइम्स ऑफ K इफेक्टिव बन जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ K इफेक्टिव बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो देखो f डैश इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट कितना 4 टाइम्स ऑफ K इफेक्टिव बाय m। तो ये 4 उधर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और बाकी का जो एक्सप्रेशन है वो f के बराबर, तो f डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f के बराबर आ जाएगा, मतलब 2 टाइम्स अपनी फ्रीक्वेंसी के हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर बन जाएगा, ये हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ठीक, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू 3 identical springs A, B and C, each of the force constant K as shown in figure. If the particle of mass m is pushed slightly against the spring A and released, then the time period of oscillation is, चलिए शुरू करते हैं। दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमारे पास है 90 डिग्री, तो यहाँ से ये बनाएगा 45, यहाँ से ये बनाएगा आपका बचा हुआ 45, यहाँ से ये आपका बनाएगा कितना 45, और यहाँ से ये आपका बनाएगा कितना 45। हमें यहाँ से इसका मतलब है क्यों, उसने केवल A को हल्का सा डिस्प्लेस किया है। अगर वो A को डिस्प्लेस कर रहा है तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स माइनस ऑफ kx हो जाएगा, और अगर इस मास m को थोड़ा सा भी हिलाते हैं तो इस डायग्राम की सिमेट्री के अनुसार जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो तीनों में इक्वल होगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो तीनों में इक्वल होगा। तो और देख लेते हैं इसको आगे, तो क्या कह रहा है ये, नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू FA प्लस FB कॉस थीटा प्लस FC कॉस थीटा। क्यों, यहाँ पे ये आएगा कॉस थीटा इसका भी और कॉस थीटा इसका भी, यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कैंसिल कर जाएंगे। तो अब सुनो, यहाँ पे FA हमारे पास कितना है, कि x के बराबर है। ठीक, तीनों का क्या फोर्स कांस्टेंट kx ही है, और यहाँ पे अगर FB की हम बात करेंगे तो kx यहाँ पे कितना हो जाएगा, kx डैश कॉस 45, kx डैश कॉस 45, और ये दोनों इक्वल ही हैं, इसी साइड हैं, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, टू टाइम्स, 2 बार, एक बी वाले का और एक सी वाले का। सॉल्व करते हैं। x डैश यहाँ पे हमारे पास कितना है, x डैश हमारे पास होगा x cos 45 के बराबर। वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो kx प्लस 2 kx cos 45 इंटू cos 45, तो ये cos स्क्वायर 45 हो जाएगा। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 1/√2 हो जाएगा 1/2, 1/2 से 1/2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, लिख देते हैं। चलो यार एक स्टेप और सही, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना बचेगा, 2k x के बराबर बचेगा। कितना बचेगा, ये 2k x के बराबर बचेगा। अब सुनो, यहाँ पे जो f नेट है हमारा, f नेट जो है हमारा वो k डैश x के बराबर होगा। ये k डैश x जो है
के डैश एक्स जो है हमारा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सब में इक्वल एक्स के बराबर ही मान के चलेंगे, क्योंकि जहाँ पे भी डिस्प्लेस करेंगे सब सिमेट्री की वजह से इक्वली आएगा। तो के डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2k एक्स के बराबर, एक्स से एक्स कैंसिल, तो के डैश इज इक्वल टू 2k के बराबर हो जाएगा। उसने हमसे टाइम पीरियड पूछा था, t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट m बाय k इफेक्टिव। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा कितना, 2 पाई अंडर रूट m बाय 2k, तो 2 पाई अंडर रूट m बाय 2k, तो 2 पाई अंडर रूट m बाय 2k सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देख लिया, समझ में आया, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। एट इक्विलिब्रियम द स्प्रिंग्स आर रिलीज्ड, मास m इज ऑसिलेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 springs k1 k2 and k3 as shown. Its frequency nu of oscillation is 1 by 2 pi under root k equilibrium by m, where k equilibrium is k equivalent हमें पूछना है, बताना है, k equivalent पूछ रहा है हमसे, वो बताना है। अब देखो यहाँ पे f net की बात करेंगे और बोल रहा है m ऑसिलेट कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 springs। तो अब अगर इस m को हम थोड़ा सा भी डिस्प्लेस इधर या इधर करवाते हैं, अगर इस m को हम हल्का से भी डिस्प्लेस करते हैं लेफ्ट या राइट में, तो इनमें पूरे में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, पूरे में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो x का ही आएगा। तो ये माइनस ऑफ के एक्स हो जाएगा, ये माइनस k1x हो जाएगा, ये माइनस ऑफ k2x हो जाएगा, ये माइनस ऑफ k3x हो जाएगा। तो f नेट अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, f नेट इज इक्वल टू लिखेंगे तो माइनस ऑफ k1 प्लस k2 प्लस k3 इज इंटू x हो जाएगा। तो k इक्विवेलेंट की बात करेगा तो k इक्विवेलेंट हमारा k1 प्लस k2 प्लस k3 के बराबर आ रहा है। तो k इक्विवेलेंट ऑप्शन फर्स्ट के बराबर आ जाएगा। k इक्विवेलेंट हमारा ऑप्शन फर्स्ट के बराबर आ जाएगा। देख लो, समझ लो, फिर बताओ, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं आगे। The equation of wave on a string of linear density 0.04 kg per meter is given by y is equal to 0.02 मीटर, ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया sin 2 पाई t बाय 0.04 सेकेंड माइनस x अपॉन 0.50 मीटर। तो अब यहाँ पे हमें बताना क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v इज इक्वल टू होता है हमारे पास क्या, अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। तो ये t हमारा टेंशन होता है, t हमारा टेंशन होता है, म्यू होता है हमारा लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। तो हमें t निकालना है। अब t निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, म्यू तो हमें दे रखा है, v चाहिए होगा। v निकालने के लिए हमने अभी तो फॉर्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू f टाइम्स ऑफ लैम्डा, f लैम्डा, f इनटू लैम्डा। अब सुनो, f फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा हमारा वेवलेंथ है, ये दोनों कहाँ से आएंगे, तो यहाँ पे देखो ओमेगा के एक्स इक्वेशन जो होती है वो होती है a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स। तो k जो है हमारा वो हमारा यहाँ पे क्या है, k जो है हमारा वो यहाँ पे क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर। अगर हम यहाँ पे लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 0.50 मीटर हमें लैम्डा दे रखा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ओमेगा की बात करेंगे, ओमेगा होता है हमारा 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ होता है। अब सुनो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 पाई एफ तो 1/t, तो ये हमारा f जो है यहाँ पे वो 1/0.04 के बराबर दिया हुआ है, 1/0.04 के बराबर दे रखा है, मतलब कि 25 हर्ट्ज के बराबर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 25 हर्ट्ज के बराबर दे रखी है। अब ओमेगा भी आ गया, सॉरी लैम्डा भी आ गया हमारा और फ्रीक्वेंसी भी आ गई, तो v निकाल लेंगे हम यहाँ से। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 25, लैम्डा हमें दे रखा है 0.50, तो ये हमारी यहाँ पे आ जाएगी कितनी
5 5 25 5 2 10 तो 2 12 125 मतलब 1.25 कितनी आ रही है 1.25 12.5 कितना 12.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ रही है 12.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना क्या था, मेन फॉर्मूला जो हमारा v इज इक्वल टू टी बाई म्यू था, हमें इससे निकालना था टेंशन। तो टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगी क्या म्यू इंटू वी स्क्वायर, म्यू इंटू वी स्क्वायर। अब सुनो म्यू हमें दे रखा है 0.04 क्वेश्चन में, इंटू वी हमारा आ गया है 12.5 का स्क्वायर। तो अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे और यहाँ पे बता देंगे आंसर। तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर 0.04 इंटू 12.5, 4 5 20, 0 2 कैरी 4 2 10 11 12 2 1 कैरी 4 1 4 1 6, तो 6.25 एक मिनट स्क्वायर करना है ना इसका, तो अप्रोक्सीमेटली इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.25 न्यूटन के बराबर। कितना आएगा 6.25 न्यूटन के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है फर्स्ट ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन सीआरटी 31 के। इसी के साथ आपका खत्म हो रहा है क्या 11th के एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स, और एक बार हमने 11th के सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया है। साथ ही साथ अब हमारा शुरू हो रहा है क्लास 12th का टॉपिक। अब 12th के टॉपिक्स हमारे खत्म होंगे जिस दिन, उसके ही साथ हमारे लगे रहेंगे क्या फुल सिलेबस टेस्ट। तो तैयारी चल रही है धमाकेदार, नीट का रिजल्ट भी देंगे धमाकेदार। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पेपर के अगले क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।